नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः लेक्चर 2 होमवर्क। लेक्चर 2 में भाई साहब कहाँ है होमवर्क? क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ए 1 2 3 5 ए 1 2 3 5। अच्छा, तो आइए स्टार्ट करते हैं A1 से। कैन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी। मैंने कहा हाँ भाई, इसमें क्या है, बॉडी पे डिपेंड करेगा। कर सकता है? मैंने कहा यस, कर भी सकता है, ना भी कर सकता है। अब पहले का आंसर होगा आपका यस। A1 का आंसर होगा आपके लिए यस। क्यों? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मान लूं कि मैंने यूनिफॉर्म रॉड ले ली, तो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? इसके सेंटर पे है ना। सॉलिड स्फीयर ले लिया तो यहाँ होगा इसके सेंटर पे। मान लो कि मैंने डिस्क ले लिया जो कि यूनिफॉर्म है ना, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा? वो भी यहीं होगा, और सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा? यहीं होगा। तो यस, अगर भी बॉडी पे डिपेंड करेगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म हुई और सिमेट्रिकल बॉडी हुई तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही उसी का सेंटर ऑफ मास होता है। ये बातें अपन ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं। तो पहले A1 का आंसर हमारे लिए जाएगा यस। कैन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी? आंसर इज यस। सेकंड सवाल है हमारे पास कि इफ वन ऑफ द पार्टिकल इज हेवियर। सेकंड क्या है, ध्यान से देखिए। सेकंड है if one of the particle is heavier than other, then which side will be the center of mass shift? अबे हेवियर वाले के पास में रहेगा। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, बीच की दूरी R होगी। अगर M2 बड़ा हुआ M1 से, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। M2 के पास में ये दूरी R1 है, ये R2 है, तो R1 बड़ा होगा R2 से। R1 क्या होगा? बड़ा होगा R2 से, यानी जो भारी होगा उसके पास सेंटर ऑफ मास रहेगा। अपन ने R1 R2 दोनों निकाल रखे हैं। R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू आएगी हमारे लिए M2 डिवाइडेड बाई M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और R2 की वैल्यू क्या आएगी? वो आ जाएगी M1R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना लाला? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर मैं R1 को M1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 है। अगर मुझे R1 बाई R2 चाहिए तो वो क्या होगा? M2 बाई M1, है ना? अच्छा भाई साहब, अब हमारे यहाँ पे मान लो कि भाई M2 भारी है तो ये वाला रेशियो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब R1 बड़ा होना चाहिए R2 से। तो R2 कम होगा तो पास किसके होगा? हेवियर वाले के पास में होगा। तो टुवर्ड्स द हेवियर्स की तरफ रहेगा। टुवर्ड्स हेवियर, है ना? हेवियर की साइड में रहेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर थर्ड वाला। थर्ड में क्या? थर्ड देखते हैं A3 क्या है, जरा ध्यान से देखिए। A3 अगर अपन ध्यान से देखें, द सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ पार्टिकल। मैंने कहा हाँ, यही वाले में A3 वाले में आप देखिए जरा ध्यान से। ये आपका हो गया है M1 और ये आपका M2 हो गया है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं बीच में रहेगा, है कि नहीं? जितना M1 ज्यादा होगा उतना M1 के पास में रहेगा, है कि नहीं? है ना? M1 अगर बहुत ज्यादा हो, मतलब M1 हो 1000 किलो और ये हो 1 ग्राम, तो जस्ट M1 के ऊपर ही आ जाएगा। पर यस, लाइन जोनिंग M1 और M2 के बीच में ही तो रहेगा ना यार, बिल्कुल लाइन पे रहेगा। तो ये कौन सा सवाल था? A3 था। सवाल क्या था? डज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ पार्टिकल्स? यस, ऑलवेज यस, हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऑलवेज पक्का ऐसा ही होगा, हमेशा वो लाइन जॉइनिंग के ऊपर ही रहेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यस ऑलवेज, ये आपका हो गया है A3। A4 पे चलते हैं। कैन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाई एट पॉइंट वेयर देयर इज एब्सोल्यूट नो मास? यस, खैर A4 हमने पहले ही बात कर ली है। क्या A4 की पहले ही बात कर ली? यस, हाँ, जहां पे नहीं मास हो वहां हो सकता है, रिंग के केस में हो सकता है ना? हॉलो स्फीयर हो गया तो अंदर हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसे सवाल हो सकते हैं। यस होएगा। 5 में चलते हैं। वेयर डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्रायंगुलर लेमिना लाई? यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना है। तो भैया ट्रायंगुलर के केस में तो सेंट्रॉइड पे रहता है। कहां पे रहता है? सेंट्रॉइड पे रहता है। कहां रहता है? उसके सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड उम्मीद है कि आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मैथमेटिक्स में पढ़ा है। सेंट्रॉइड कहाँ होता है ना? जहां मीडियन तीनों ही मीडियन इंटरसेक्ट करती है वहां पे होता है। तो सेंट्रॉइड पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना? इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ये कौन सा सवाल था भैया? ये आपका था A5। इसके बाद अपने को कहाँ बढ़ना है? इसके बाद अपने को बढ़ना है क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के सवाल नंबर A6, 7, 8, A6, 7, 8,
678। अच्छा, इसको उड़ा देते हैं और A678 के सवाल देखते हैं इसमें। A678 वाला सवाल है, तो देख लेते हैं। A6 ये कौन सा है भाई साहब? ये है आपका एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का सवाल है। A6 क्या सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। A6 को, ए सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट ओरिजिन। अच्छा, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? मैंने कहा ओरिजिन पे, COM। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओहो, और क्या बात बोल रहा है? और बोल रहा है आपसे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। आपसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल राइट ऑफ द ओरिजिन इज नंबर ऑफ इक्वल टू लेफ्ट। अच्छा, बोल रहा है कि जितने पार्टिकल राइट में रहेंगे उतने लेफ्ट में रहेंगे। अबे कोई जरूरी है क्या? जरूरी है क्या भैया? इधर में 2 पार्टिकल रख दूं 1-1 किलो के यहाँ पे, और इधर एक ही रख दूं 2 किलो का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इधर में 1-1 किलो के 3 रख दूं और यहाँ पे 3 किलो का 1 रख लूं, है ना? अरे अलग तो मास रखे, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास फिर भी ओरिजिन पे आ ही सकता है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भैया जो है नंबर ऑफ मासेस सेम होने चाहिए दोनों साइड, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बी पे बढ़ते हैं। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है द टोटल मास ऑफ पार्टिकल राइट ऑफ ओरिजिन इज सेम एज टोटल मास ऑफ लेफ्ट। अबे जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी है यार, जरूरी थोड़ी है कि टोटल मास इधर वाला सेम हो गए, कोई जरूरी नहीं है। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। इधर मास M1 रख दो, इधर मास M2 रख दो। M1 M2 बराबर होना चाहिए क्या? नहीं बे, कोई जरूरी नहीं। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 होना चाहिए। R1 और R2 बराबर नहीं होंगे बस, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ओरिजिन पे आ गया ना। R1 R2 सेम नहीं होंगे अगर M1 और M2 सेम नहीं हुए तो, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड बोल रहा है द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस। अबे कोई कसम खाई है क्या? ये कोई कसम खाई है क्या? एक्स एक्सिस पे जितने पार्टिकल होंगे उतने वाई पे होंगे। अरे एक्स पे 2 रख लो, इधर 2 रख लो, यहाँ पे इधर रखो ही मत, तब भी तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ गया। 1 रख लो इधर भी 1 रख लो, तब भी तो सेंटर ओरिजिन पे आ गया। इधर 2 रख लो और इधर 1 रख लो, तब भी पॉसिबल है कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सी भी सही है, नहीं है। डी पे देखते हैं। डी क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है if there is a particle on the positive axis there must be at least one particle on negative x axis। भाई साहब बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रख दिया। मैंने कहा रख दिया भाई साहब। बोल रहा है कि नेगेटिव पे एक होना चाहिए। मैंने कहा नेगेटिव पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने एक पार्टिकल को यहाँ रख दिया, एक पार्टिकल को यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है ना यार? अरे नहीं, नेगेटिव पे नहीं है, ऊपर या नीचे कहीं भी रख सकता हूं मैं। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। फिर भी आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ओरिजिन पे हो जाएगा। अरे इस पे हो जरूरी थोड़ी, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस पे आ जाएगा, फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये तो फिर गलत, अजीब सा सवाल हो गया। इसमें कोई भी सही नहीं है, इसमें कोई भी सही नहीं है। इट फॉलोज दैट नन, भाई साहब नन आएगा इसका आंसर। इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। नन ऑफ दीज इज करेक्ट, नन ऑफ दीज इज करेक्ट है। ये A3 हो गया है। आगे बढ़ते हैं अपन A7 वाले सवाल, नहीं A6 था ये, A7 वाले सवाल पे। क्या है A7 का सवाल, जरा ध्यान से देखिए। A7 का सवाल, A7 देखते हैं। A7 क्या है? A7 वाला सवाल है, ए बॉडी हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं भाई साहब की एक बॉडी है जिसका क्या हो रहा है? बॉडी है सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें, ओरिजिन पे COM दिया हुआ है और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके बारे में अपने को कमेंट करना है। पहला ऑप्शन है कि मे बी ऑल पॉजिटिव। मे बी ऑल पॉजिटिव मतलब आप बोल रहे हैं सारे पार्टिकल इधर ही रख दो और सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अरे भैया अगर x सारे पॉजिटिव आएंगे तो x COM 0 कैसे हो सकता है? एक तो x1, एक एटलीस्ट एक तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी वैल्यू नेगेटिव मतलब जीरो आ सकती है x कोऑर्डिनेट में। तो सारे पॉजिटिव में रखोगे काम चलने वाला नहीं है। सिमिलरली सारे अगर आप नेगेटिव में रखोगे तो भी काम चलने वाला
नहीं है। तो ये पहले सेकंड ऑप्शन बोला मे बी ऑल नेगेटिव, मैंने कहा ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आप सी ऑप्शन पे चलिएगा, तो सी ऑप्शन है द डेंसिटी डिक्रीजेस, सॉरी मे बी ऑल नेगेटिव, सॉरी कहां सवाल, ए बॉडी इज एट सेंटर ऑफ मास ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मे बी ऑल पॉजिटिव, मे बी ऑल नेगेटिव, मे बी ऑल नॉन नेगेटिव। मैंने अच्छा सी ऑप्शन बोल रहा है मे बी ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब हाँ ऐसा हो सकता है कि यहां रख लो भाई साहब एक को और एक को यहां पे रख लो। अब क्या होगा COM, अरे भाई नॉन नेगेटिव में जीरो भी तो इंक्लूड है यार, वाई एक्सिस पे रख दीजिए, सेंटर ऑफ मास आपका कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। नॉन नेगेटिव तो है कि नहीं यार। लेकिन हाँ अगर एक भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया तो फिर अपने को एक नेगेटिव में भी चाहिए होगा ताकि क्या आ जाए 0। तो ये पॉसिबल हो सकता है मे बी ऑल नॉन नेगेटिव। मैंने कहा यस, बहुत सारे पार्टिकल वाई एक्सिस पे रख दीजिए, तब सेंटर ऑफ मास आपका कहां जाएगा, तब आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे आ सकता है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मे बी ऑल नॉन नेगेटिव, हाँ सी सही लगना, सही जाना चाहिए। मे बी पॉजिटिव फॉर सम केसेस, नेगेटिव इन अदर केसेस। हाँ तो बहुत सारे केसेस है, कुछ को पॉजिटिव में रख दीजिए, कुछ को नेगेटिव में रख दीजिए, तब तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आएगा, इस बात की तो गारंटी है। तो डी में तो बिल्कुल आपको सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हमको लगता है कि मल्टीपल करेक्ट है, तो फिर आपका आंसर जाना चाहिए सी एंड डी, सातवें का आंसर जाना चाहिए सी एंड डी। पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल सवाल पे, जो कि है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 इसको डालते हैं। सवाल नंबर 8 जरा ध्यान से देखिए, क्या है सवाल नंबर 8 A8 क्या है जरा ध्यान से देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज सर्टेनली नॉट एट इट्स सेंटर। अच्छा कौन से वाले केस पे एक रॉड है जिसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं है, यानी L लेंथ की है तो ये L/2, ये L/2, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलती है। तो बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास पक्का इस पॉइंट पे नहीं होगा। मैंने कहा यूनिफॉर्म होगी तभी होगा, यूनिफॉर्म होगी तब होगा। और अगर ऐसा हो इधर कुछ ज्यादा इधर कुछ ज्यादा और दोनों साइड सिमेट्री टाइप का हो तब भी ऐसा हो सकता है ना। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बोल रहा है कि भाई पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है इफ द डेंसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर इधर की तरफ डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो पक्का ये सेंटर ऑफ मास जो है इस L/2 से कहीं यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि इधर की साइड का मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास हेवियर मास की तरफ होगा। तो ए वाले केस में तो पक्का पॉसिबल नहीं है कि सेंटर पे ही हो। तो हमें क्या पूछा कि ऐसा ही पॉइंट ढूंढना है कि जहां पे पॉसिबल नहीं हो, तो ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी वाले पे अगर आप ध्यान से देखें, डेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस फ्रॉम द राइट, अगर ऐसा हुआ तो भाई सेंटर ऑफ मास पे इधर कहीं होगा, क्योंकि इधर जो है हेवियर मास है जो कि सेंटर से इधर की तरफ होगा। तब भी आपका जो है सेंटर ऑफ मास सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो हमें ढूंढना है कि कहां पे नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही होगा। सी में लिखा है द डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन इंक्रीजेस। हाँ तब तो हो सकता है, क्या बोला है कि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ ये सेंटर हो गया, ये बोल रहा है कि डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रॉड कुछ इस तरह की हो, सिमेट्रिकली हो, ऐसी सिमेट्रिकली ऐसी मान लो कि रॉड बना दी मैंने, टिक 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 टिक, ऐसी रॉड है, टिक 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 सिमेट्रिकल है ना। फोटो वैसे भले ही अच्छा ना बनाओ, दोनों साइड सिमेट्रिक, तब भी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसी सेंटर वाले पॉइंट पे हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो ये पॉसिबल है इस वाले केस में भी सेंटर पे हो जाए। तो हमें ऐसा बोलना है कि कहां पे सेंटर पे पॉसिबल नहीं है, आंसर ए भी होगा, सी नहीं हो सकता। डी बोल रहा है डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट। इसका जस्ट उल्टा हो जाए, मतलब क्या हो कि यहाँ पे आपका पहले इंक्रीज हो और फिर डिक्रीज हो। इंक्रीज और डिक्रीज हो का मतलब क्या है कि यहाँ पे पिचकी हुई हो, बीच में जाके ऐसे मोटी हो जाए, बीच में मोटी होके फिर जाके जो है रॉड इधर की तरफ पिचक जाए, है ना, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा दोनों साइड से सिमेट्रिकल हो। तो ऐसे वाले केस में भी तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा ना यार। ऐसा हो सकता है ना, मैं मतलब ऐसे मोटा इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे मास ज्यादा, रॉड भले हो, ये मोटा बनाने का मतलब यहाँ पे मास ज्यादा है। अरे यार उसके लिए इसको इस तरह से मोटा होने की कतई जरूरत नहीं है। इसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम सेम होगा तो भी मास तो अपने आप ज्यादा हो जाएगा ना, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो तब सही होगा फोटो जब आप डेंसिटी आप जो है वो यूनिफॉर्म मान के चले। लेकिन इधर की तरफ आप भले फोटो ऐसा रख दीजिए, इस वाले केस में फोटो क्या होगा,
रॉड ऐसी होगी, बस ये है कि भैया इधर की तरफ डेंसिटी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे कम कम सी रहेगी, तब भी पॉसिबल है। ये वाले केस में क्या होगा, मैंने कहा ये वाले केस में भाई साहब यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, यहाँ कम रहेगी, यहाँ कम रहेगी, तब भी सेंटर पे पॉसिबल है, तब भी सेंटर पे पॉसिबल है। तो हमको तो लगता है कि इसमें पॉसिबल है, और हमें सवाल पूछा है कि कौन से वाले में पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर ए बी जाना चाहिए, सी एंड डी में फिर ये आंसर नहीं हो सकते हैं। तो हमको लगता है कि लेक्चर 2 में फिर इतना ही था कार्यक्रम। बाकी आप एससी वर्मा में जो भी सवाल है उसको सॉल्व करते रहिए और कॉन्सेप्ट समझते रहिए पे, बहुत आसान लगेंगे। अगर आपने लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अगर अच्छे समझ में आएगा तो फिर ये आपको होमवर्क सॉल्व करना बहुत ही इजी सा फील आएगा, है ना। बाकी आप अपना और अपनी पढ़ाई का और अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन लेक्चर 3 के होमवर्क डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।